Hello friends, welcome again to Gurukul Careers. Myself अनिल कुमार लछवानी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि विभिन्न प्रकार की कंपटीशन एग्जाम्स में हम जनरल स्टडीज की तैयारी कैसे करें। जनरल स्टडीज ऑलमोस्ट सभी प्रकार की एग्जाम्स जैसे स्पेशली यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज, बैंकिंग, रेलवे, एलआईसी, एसएससी आदि जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें एक महत्वपूर्ण पोर्शन है। और हमने पिछली बार बताया था कि हम जनरल स्टडीज की तैयारी करते समय किन किन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखें। हम पूरे जनरल स्टडीज को एट अ ग्लैंस 20 वीडियोस की एक सीरीज में कंप्लीट करेंगे, जिसका पहला वीडियो आज आपके सामने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के रूप में प्रस्तुत है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री या प्राचीन भारतीय इतिहास विभिन्न प्रकार की कंपटीशन एग्जाम्स में काफी अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम एट अ ग्लैंस या संक्षिप्त में इस तरीके से देखेंगे कि जैसे आप एग्जाम के लास्ट में इसे रिवाइज कर सकें। लास्ट डेज में ही यदि आप इन 20 वीडियोस को रिवाइज करते हैं तो आप पूरे कोर्स को एट अ ग्लैंस रिवाइज कर पाएंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास या एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या है। स्पेशली सिंधु घाटी की सभ्यता को देखें तो उसमें पुरातात्विक खुदाई, वैदिक काल में साहित्य एवं वेद, मौर्य साम्राज्य के लिए अशोक के शिलालेख, गुप्त साम्राज्य में विशेष रूप से मुद्राएं और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। इसके अलावा नागर शैली जो स्पेशली उत्तर में, द्रविड़ शैली जो दक्षिण में तथा बेसर शैली जो उत्तर दक्षिण दोनों के मध्य में विकसित हुई। इनमें निर्मित मंदिर, अजंता की चित्रकला, विदेशी यात्री फाहियान, भेनसांग, मेगस्थनीज की यात्रा विवरण, इनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में विस्तार से पता चलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता पर अगर एक संक्षेप में नजर डालें तो यह 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच में विकसित हुई। 20वीं सदी के दूसरे दशक में जॉन मार्शल द्वारा इसकी खोज की गई। नगर नियोजन, विशाल सभ्यता, यह 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, जो उत्तर में मांडा से दक्षिण में दैमाबाद तक तथा पश्चिम में सुतकांगे डोर से पूर्व में आलमगीरपुर तक फैली हुई थी। मोहनजोदड़ो इसका एक प्रमुख नगर था, जिसे 1921 में राखलदास बैनर्जी द्वारा खोजा गया। यहाँ विशाल स्नानागार और अन्नागार, इसी तरह हड़प्पा में कब्रिस्तान और श्रमिक आवास, कालीबंगा राजस्थान में चूड़ियां, लोथल गुजरात में कृत्रिम बंदरगाह, बनवाली हरियाणा में जौ, सुरकोटड़ा गुजरात में घोड़े के अस्थिपंजर, रंगपुर में चावल आदि प्राप्त हुए हैं। सिंधु लिपि जिसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका है, इसमें 60 मूल और 600 व्युत्पन्न अक्षर थे। यह व्यापारियों की भाषा थी। मार्टिन व्हीलर के अनुसार आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का अंत हुआ, जबकि देल्स तथा आरएल स्टाइन के अनुसार भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी होने से अथवा भूतात्विक परिवर्तन से इस सभ्यता का अंत हुआ। अब हम वैदिक सभ्यता की ओर आते हैं। वैदिक काल के बारे में विशेष जानकारी 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद से प्राप्त होती है। इसके अलावा वैदिक काल में जो साहित्य था उसमें 108 उपनिषद, आपने सुना होगा मुंडक उपनिषद से हमारा राजवाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। 18 पुराण, स्मृतियां जैसे मनु, याज्ञवल्क्य आदि विशेष रूप से हमें वैदिक काल के बारे में बताती हैं। सामवेद का संबंध संगीत से था। अथर्ववेद को लौकिक वेद कहा जाता है। 6 वेदांग शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, भाषा विज्ञान, छंद और ज्योतिष वैदिक साहित्य में शामिल है। पूर्व वैदिक काल में आर्यों का विस्तार ऋग्वेद के अनुसार सप्त सिंधु तक था, जबकि उत्तर वैदिक काल में शतपथ ब्राह्मण के अनुसार विदत माधव प्रसंग से यह पता चलता है
कि उनका विस्तार बंगाल विहार और नर्मदा नदी तक हुआ। उत्तर वैदिक काल में आर्य घुमंतु या खानाबदोश प्रकृति से छोड़कर स्थायित्व में पहुंचे। उन्होंने सभा एवं समिति का गठन किया। 11 रत्नों का उल्लेख उनके प्रशासन में मिलता है। 8 प्रकार के विवाह जो मान्य थे, ब्रह्म, आर्य, देव व प्रजापत्य, तथा 4 अन्य प्रकार के वर्जित अथवा अमान्य विवाह थे जो गंधर्व, असुर, राक्षस और पिशाच थे। 16 संस्कार, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 5 यज्ञ, 3 ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण व देव का उल्लेख भी वैदिक साहित्य में मिलता है। धार्मिक आंदोलन। 6वीं सदी ईसा पूर्व असाधारण मानसिक व आध्यात्मिक अशांति का युग था, जिसे तृतीय नगरीकरण या बुद्धयुग कहा जाता है। इस समय पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, वैशाली, राजगृह, कौशंबी जैसे नगरों के उदय के साथ साथ व्यापार वाणिज्य का विकास तथा लिपि का उदय हुआ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म मुख्य रूप से स्थापित हुए। जैन धर्म में हमने सुना है महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे तीर्थंकरों की प्रथा में, जबकि ऋषभदेव तीर्थंकरों की प्रथा में पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण व सम्यक श्रद्धा। पंच महाव्रत, पंच ज्ञान के साथ अहिंसा परमो धर्म की शिक्षा महावीर स्वामी ने दी थी। जैन धर्म में स्यादवाद अर्थात शायद है भी और नहीं भी, और सप्तभंगी सिद्धांत की शिक्षा दी जाती है। जैन धर्म में पाटलिपुत्र और वल्लभी में इनकी 2 विशाल जनसभाएं हुई थी। भविष्य में श्वेतांबर और दिगंबर नाम के 2 प्रमुख जैन संप्रदायों में यह विभक्त हुआ। बौद्ध धर्म प्रमुख रूप से कर्मकांडों की प्रतिक्रिया था। यह कर्मवादी, अनीश्वरवादी तथा अनात्मवादी माना जाता है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख निरोध तथा दुख निरोध मार्ग। दुख निरोध के लिए अष्टांगिक मार्ग की शिक्षाएं गौतम बुद्ध द्वारा दी गई। भविष्य में 4 बौद्ध संगीतियां या विशेष सभाएं आयोजित हुई। सम्राट अशोक, चीनी यात्री वेनसांग, सम्राट हर्षवर्धन आदि ने बौद्ध धर्म अपनाया था। भविष्य में बौद्ध धर्म हीनयान, महायान तथा वज्रयान नामक प्रमुख संप्रदायों में विभक्त हुआ। अब हम विशेष रूप से मौर्य साम्राज्य की ओर आते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। उनके बारे में जानकारी सेल्यूकस निकेटर के यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की इंडिका नामक किताब में मिलती है। प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य उनके दरबार में रहते थे। बिंदुसार, सम्राट अशोक, पुष्यमित्र ये प्रमुख राजा थे। पुष्यमित्र की बृहदत द्वारा हत्या करने के उपरांत यह वंश समाप्त हुआ। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुई हिंसा के बाद सम्राट अशोक ने अहिंसा की नीति के साथ धम्म को अपनाया। सम्राट अशोक के 14 शिलालेख शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, धौली, जौगढ़, गिरनार, कालसी सोपारा आदि जगहों में, 13 लघु शिलालेख पाटलिपुत्र, सिरपुर, गोवीमठ, जतिंग रामेश्वर, ब्रह्मगुड़ी आदि जगहों में, 7 स्तंभ लेख प्रयाग, टोपरा, मेरठ, रामपुरवा, लौरिया, चंदनगढ़ आदि तथा 6 लघु स्तंभ लेख पाए गए हैं। 1750 में पादरी टिफिन थैलर अशोक के लौह स्तंभ को दिल्ली लेकर आया था, जो आज भी वहां पर स्थापित है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता मिली। उन्होंने अशोक के ब्राह्मी लिपि के अभिलेख पढ़े थे, जबकि शहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में थे, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल है। यह प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है।
राजनीतिक एकता, सुसंगठित समाज, कला, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विशेष उन्नति इस समय में हुई। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनके समय ही चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही माना जाता है कि भारत का विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विशेष रूप से समुद्रगुप्त ने साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया और इनके समय में चांदी के सिक्के काफी पाए जाते हैं। फाहियान के वृत्तांत और साहित्य जैसे शूद्रक का मृच्छकटिकम, कालिदास की महान कृति अभिज्ञान शाकुंतलम, पाणिनि और पतंजलि का व्याकरण, वराह मिहिर का अमरकोश, आर्यभट्ट ब्रह्मगुप्त की रचनाएं, धन्वंतरी की चिकित्सा पद्धति, मेहरौली की कांस्य प्रतिमा, नालंदा में शिक्षा का प्रसार आदि ये विशेषताएं गुप्त काल में देखी गईं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में जिसकी रचना उनके युद्ध संधि मंत्री हरिशेन ने की थी, उसमें उनकी 5 राज्यों की विजय, आर्यावर्त, आटविक अर्थात वन राज्य, दक्षिणापथ, सीमांत राज्य तथा कुछ विदेशी राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। हर्षवर्धन प्राचीन भारतीय इतिहास के एक महान सम्राट माने जाते हैं। उनका साम्राज्य 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक माना जाता है। उन्हें शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि प्राप्त हुई थी। चीनी यात्री वेनसांग उनके समय में भारत आए थे। इनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की। यह भी उल्लेख मिलता है कि हर्षवर्धन नर्मदा नदी के किनारे चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय से पराजित हुए थे, जो एहलोल अभिलेख से ज्ञात होता है। हर्ष के समय में सामंतवाद का उदय हुआ तथा राजपूतों का भी उदय हुआ। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित हैं, जैसे कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व की घटना के बाद सम्राट अशोक ने धम्म की नीति अपनाई, जिसका उल्लेख राहुलोवाद सूत्र तथा चक्कती निकाय में मिलता है। प्राचीन भारतीय दार्शनिक पद्धतियों में शंकराचार्य का अद्वैतवाद, शंकराचार्य जी का कार्यकाल 788 ईसा से 820 ईस्वी तक था। इसका एक महत्वपूर्ण स्थान उनकी दार्शनिक पद्धतियों में है। बौद्ध धर्म व साहित्य में बौद्ध संगीतियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रथम बौद्ध संगीति अथवा सभा 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जो राजगृह के बिहार के सप्तपर्णी गुफा में हर्यक वंशी अजातशत्रु के समय में हुई थी। इसमें विनय और सूत पिटक की रचना की गई। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व काला शोक के समय में सब्यसाची सब्बकामी की अध्यक्षता में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के समय में पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में हुई और चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में राजा कनिष्क के समय में हुई। इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। 78 ईस्वी भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण सन है, जिसमें शक संवत राजा कनिष्क के समय से प्रारंभ माना जाता है। स्थापत्य कला की गांधार शैली 50 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक उत्तर पश्चिम भारत के तक्षशिला, बामियान आदि में विकसित हुई, जिसमें बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो के रूप में दिखाया गया है। इसमें बुद्ध के जन्म, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश और महापरिनिर्वाण को दर्शाया गया है। मथुरा कला 150 से 300 ईस्वी तक देशी कला केंद्र था, जो जैन धर्म अनुयायियों द्वारा विशेष रूप से मथुरा में विकसित हुई। 150 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक दक्षिण में कृष्णा व गोदावरी नदियों के बीच में सफेद संगमरमर से युक्त प्रतिमाओं में अमरावती कला का विकास हुआ, जिसे दक्षिण में सातवाहन राजाओं ने संरक्षण दिया। दक्षिण में विशेष रूप से पल्लव काल में महेंद्र शैली, जिसे मामल्य शैली भी कहा जाता है, इसमें महाबलीपुरम के मंदिर जो सप्त पैगोडा के रूप में प्रख्यात हैं। इसी समय राजसिंह शैली का भी विकास हुआ, जिसमें कांची के कैलाशनाथ और वैकुंठ पेरुमाल के मंदिर बने। इसी के साथ पांडिचेरी में अपराजित शैली के मंदिर निर्मित हुए।
सम्राट हर्षवर्धन के समय में प्रत्येक वर्ष में कन्नौज की महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था। हर्षवर्धन के समय ही नागानंद ने प्रियदर्शिका तथा रत्नावली की रचना की। 326 ईसा पूर्व भारत में यूनान के आक्रांता सिकंदर का आक्रमण हुआ, जो इतिहास में विश्व प्रसिद्ध राजा पोरस जिसमें पराजित हुआ था। वैदिक सभाओं में घोषा, लोपामुद्रा, शची आदि स्त्रियों के शामिल होने का उल्लेख है, अर्थात इससे यह साबित होता है कि अब स्त्रियों का स्थान इतिहास में महत्वपूर्ण होने लगा था। विदथ और गण एक प्रकार की समितियां थी। सेल्यूकस निकेटर के यूनानी दूत मेगास्थनीज की इंडिका में मौर्य साम्राज्य में 30 सदस्यों की समितियां जो 6 अलग अलग सभाओं में बटी हुई थी, इनका उल्लेख है। साथ ही तक्षशिला, पाटलिपुत्र, ताम्रलिप्ति जैसे शहर का वर्णन भी है। उसके अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि इतिहासकार यह कहते हैं कि वह ठीक से भारत को नहीं समझ पाया। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच शासन प्रशासन का वर्णन किया है। चीनी यात्री वेनसांग 629 से 645 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय में आया है, इसका उल्लेख भी इतिहास में मिलता है। ये भारतीय इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। अगर हम इसे एग्जाम के लास्ट मोमेंट में रिवाइज करते हैं तो ये हमारे लिए काफी उपयोगी होंगे। अगले वीडियो में हम मध्य भारतीय इतिहास की सेकंड सीरीज के रूप में आपके सामने होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इन्हें लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।